हेलो दोस्तों, दीपक बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो आने वाला जो बिहार बोर्ड का +2 का एग्जाम है, इंटर का जो एग्जाम है, उसको लेकर के मोस्ट वीवीआई जो टॉपिक्स है उसको लेकर के हमने क्लासेस कंडक्ट किए हैं। और उसमें हमने पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो पिछले क्लास में हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था और उस टॉपिक का नाम था, मैंने हमने बताया था आपको वहां पे मेंडलियन विकार के बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग उसी को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है हम आपको उससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, होता यह है कि जो हम लोग के बॉडी में अगर देखा जाए तो हम लोग के बॉडी में दो प्रकार के अनुवांशिक विकार होते हैं, एक ना, जो कि क्रोमोसोम की संख्या या फिर क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये जो दो प्रकार के अनुवांशिक विकार होते हैं, इन दोनों अनुवांशिक विकारों की अगर बात करी जाएगी तो उसमें से एक होता है मेंडलियन विकार, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोल देते हैं क्रोमोसोमल विकार। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है आपका मेंडलियन विकार के बारे में डिस्कस किया था। और मेंडलियन विकार में हमने दो प्रकार के मेंडलियन विकार को डिस्कस किया था, जो कि एलोसोमल विकार होते हैं, जिसमें से एक आपका हीमोफीलिया था और दूसरा जो था उसमें उसका हमने नाम बताया था कलर ब्लाइंडनेस, या फिर उसको हम लोग वर्णांधता भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास में उससे आगे जो है अपने क्लास को बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए इसमें मेन हम लोग का फोकस होगा क्रोमोसोमल विकार, लेकिन जो मेंडलियन विकार होते हैं बाबू लोग, तो मेंडलियन विकार में भी दो और टॉपिक हम लोग के बच गए थे, तो उन दोनों को भी हम लोग आज की क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के बाद में जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए बाबू लोग, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हम लोग मेंडलियन विकार पढ़ रहे थे, तो मेंडलियन विकार में एक मेंडलियन विकार हम लोग अभी पहले देखेंगे जिसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, या इसी को हम लोग कह देते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया या फिर दात्र कोशिका अरक्तता, ये मेन हम लोग का टॉपिक हो जाएगा आज का। इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के बाद में एक और होता है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग को आज डिस्कस करना है आज के क्लास में और उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें बाबू, तो देखिए सबसे पहला बात तो ये होता है कि जैसे हमने हीमोफीलिया और जो आपका वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस था, उन दोनों के बारे में जब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि ये दोनों जो रोग थे ना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तो इनके जो जीन थे, ये जीन किस पर उपस्थित है, तो ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है। और एक्स क्रोमोसोम एक प्रकार का एक्स क्रोमोसोम जो आपका एक प्रकार के एलोसोम होता है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो थे ये एलोसोमल अनुवांशिक विकार थे। ठीक है, वहीं अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं बाबू, तो सिकल सेल एनीमिया के जो जीन होते हैं ना, ये जीन उपस्थित होते हैं आपका ऑटोसोम पर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसके जो जीन होते हैं ना, इसके जो जीन है बाबू लोग, तो इसके जीन किस पर उपस्थित होते हैं, तो इसके जीन जो है हमने बताया कि ऑटोसोम पर उपस्थित होते हैं, ऑटोसोम पर उपस्थित होते हैं। अब देखिए, चूंकि इसके जीन ऑटोसोम पर उपस्थित होते हैं तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बाबू, तो इसे हम लोग ऑटोसोमल या फिर अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी
लक्षण या फिर ऑटोसोमल आनुवांशिक विकार कह देते हैं, आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो इस तरीका से हमने अभी क्या सीखा कि जो सिकल सेल एनीमिया है बाबू, तो सिकल सेल एनीमिया को हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग अलिंक क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी लक्षण कह देंगे, या फिर इसे हम लोग ऑटोसोमल आनुवांशिक विकार कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये ऑटोसोमल आनुवांशिक विकार है तो सिंपल सी बात है कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया के कुछ लक्षण भी होंगे। तो अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं कि भाई आखिर सिकल सेल एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। जो सिकल सेल एनीमिया होता है बाबू, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होता है, आरबीसी, तो आरबीसी की संरचना जो है ना, आरबीसी की संरचना यहां पर विकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है, आरबीसी की संरचना विकृत हो जाती है। अब सवाल यह है कि विकृत होने का मतलब क्या हुआ भाई, तो देखो आरबीसी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आरबीसी का जो नॉर्मल जो है, नॉर्मल अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है चपटा गोलाकार उभयावतल होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से समझना है कि जब मान लेते हैं कि इसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में यहां पर इसकी संरचना जो होती है तो ये हंसियाकार हो जाती है। कैसा हो जाती है, हंसियाकार, हंसियाकार आरबीसी की संरचना हो जाएगी। ठीक है, अब हंसियाकार का मतलब क्या होता है बाबू, तो देखो ठेठ में इसी को हंसुआ कहते हैं, ठीक ना, ऐसे काटने वाला एक यंत्र होता है, तो उसके जैसा मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं, ठीक ना। तो ऐसे जो है हंसियाकार इसकी संरचना हो जाती है, और यही रीजन है कि इसे हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, दात्र कोशिका अरक्तता या फिर सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि सिकल यानी कि हंसिया के आकार के इसकी आकृति हो जाती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया। अब देखो क्योंकि अब आरबीसी का स्ट्रक्चर ही क्या बदल गया बाबू, आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बदल चुका है, और आरबीसी के स्ट्रक्चर के बदल जाने के कारण यहाँ पर आरबीसी की जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी रहता है उस तरीके का इसका फंक्शन होगा नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी की जो कार्य क्षमता है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म। ठीक, और इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है ब्लड में। यानी कि सिकल सेल एनीमिया जब होगा तो आरबीसी के स्ट्रक्चर बदल जाने के कारण नॉर्मल जो आरबीसी होते हैं उनकी संख्या घट जाती है, कम हो जाती है, और नॉर्मल आरबीसी की संख्या घटने के कारण ही जो शरीर है तो शरीर में रक्त की मात्रा भी क्या हो जाती है, घट जाती है, और इसी के कारण यहाँ पर एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो सवाल ये है भाई कि ठीक है हमने मान लिया कि इसका जो आकृति है वो हंसियाकार हो गया, ठीक ना, हंसियाकार हो गया, लेकिन ये हंसियाकार जो आकृति हुई तो ये आखिर हुआ क्या, इसका रीजन क्या है। तो देखो ध्यान से समझना बाबू लोग, जो आपका आरबीसी है, ध्यान से समझना है, जो आरबीसी है तो आरबीसी जो है इसमें एक रंजक पाया जाता है, इसमें एक रंजक पाया जाता है, एक डाई पाया जाता है। और देखिए इस डाई का नाम होता है क्या, इस डाई का नाम होता है हीमोग्लोबिन, इस डाई का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका नाम होता है। अब सुनिए, ये जो हीमोग्लोबिन है बाबू, ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर इस हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है, तो हीमोग्लोबिन किससे बना होगा, हीमोग्लोबिन जो है ये बना होता है आपका, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। अब सुनो, अगर ये प्रोटीन है, अगर ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है
तो इसका मतलब हुआ कि ये बना किससे होगा, तो यह जो है यह एमिनो अम्ल, यह एमिनो अम्ल से बना होता है, यह एमिनो अम्ल से बना होता है। अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बना होगा, एमिनो अम्ल से। ठीक है, अब देखो इसमें काफी सारे एमिनो अम्ल होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जो सिक्स्थ है, यहाँ पे जो छठा क्रम होता है ना, तो छठे क्रम पर उपस्थित जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल है, देखिए जैसे इसमें काफी सारे एमिनो अम्ल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक ना, ऐसे करके बहुत सारे इसमें एमिनो अम्ल है। ठीक, अब देखो जो छठे क्रम पे एमिनो अम्ल है, सिक्स्थ जो यहाँ पे रैंक है वहां पे, तो छठे क्रम पे नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए, तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल जो आपका आरबीसी रहेगा, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आरबीसी है, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए, तो यहां पर सिक्स्थ रैंक पे जो आपका एमिनो अम्ल पाया जाता है, ये होता है वैलिन। ठीक है, वैलिन एमिनो अम्ल, ये यहां पर पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, जिस मतलब नॉर्मल कंडीशन में यहां पर वैलिन पाया जाता है, और जब तक इसमें वैलिन पाया जाएगा ना सिक्स्थ रैंक पे, तो उस कंडीशन में जो सेल है ना आरबीसी, तो आरबीसी का एक नॉर्मल शेप मिलता है, वही मतलब गोलाकार चपटा वाला। ठीक है, अब देखो, लेकिन जब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति में अगर हम लोग देखें, तो अगर किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया किसी व्यक्ति में हो गया, तो सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में अगर देखा जाए, तो सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में अगर हम लोग देखें, तो यहां पर जो सिक्स्थ रैंक पर जो एमिनो अम्ल है, तो इस एमिनो अम्ल में वैलिन के जगह पर क्या आ जाता है, तो वैलिन के जगह पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर ग्लूटेनिक अम्ल आ जाता है, ग्लूटेनिक अम्ल आ जाता है, ग्लूटेनिक अम्ल आ जाता है। ठीक है, अब ग्लूटेनिक अम्ल आ गया, तो ग्लूटेनिक अम्ल जैसे ही आएगा, तो जो आरबीसी है, तो आरबीसी के शेप को ही क्या कर देगा, बदल देगा, और आरबीसी के शेप के बदलने के कारण यहां पर जो आरबीसी है उसका आकार कैसा हो जाता है, उसका शेप कैसा हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है, और इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया यहां पर उत्पन्न हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज और आप लोग थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे देखो बाबू, जो ये एमिनो अम्ल में चेंज होता है ना, तो इसका एक और रीजन है। जैसे देखिए नॉर्मल, जैसे किसी भी एमिनो अम्ल को अगर हम लोग कहें, तो किसी भी एमिनो अम्ल के लिए उसको सूचित करने के लिए एक आपका जेनेटिक कोड यूज होता है, ठीक ना। तो यहां पर समझिए, इसके लिए जो जेनेटिक कोड है ना, वो GAG नॉर्मली ऐसे यूज होता है, ठीक ना। अब देखो GAG रहेगा तो फिर वैलिन रहेगा यहाँ पे। अब ये GAG जो जेनेटिक कोड है ना, ये सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में इसके जगह पे कौन आ जाता है, GUG जो है ना, ये आपका जेनेटिक कोड आ जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया जो है, तो सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में जो यहाँ पर जेनेटिक कोड है, तो जेनेटिक कोड का मतलब यहाँ पे चेंज किस प्रकार से होता है, तो जो GUG जो आपका जेनेटिक कोड है, उसके जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, सॉरी GAG के जगह पे यहाँ पे GUG जेनेटिक कोड आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, और इसके बाद में आगे हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे अभी जो है, तो अभी हम लोगों ने फिलहाल में आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस किया।
ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के बाद में अगर देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया के बाद में अगला जो हम लोग को पढ़ना होता है, इसका नाम हो जाता है यहां पर फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो अगला हम लोग को फिनाइल कीटोन्यूरिया देखना है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो बाबू, जैसे हमने अभी तुरंत आप लोग को बताया सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार के ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार होता है, कारण कि इसके जो जीन रहते हैं ये जीन ऑटोसोम पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपका यहाँ पर फिनाइल कीटोन्यूरिया है, तो ये भी अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका कहाँ उपस्थित होता है, तो इसके जीन जो है, तो इसके जीन भी आपका ऑटोसोम पर उपस्थित होते हैं, ऑटोसोम पर उपस्थित होते हैं। इसके जीन भी ऑटोसोम पर उपस्थित होते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर ऑटोसोम पे जीन उपस्थित होगा तो इस कंडीशन में यह जो रोग होगा ना, तो यह आनुवंशिक विकार जो है, तो यह आनुवंशिक विकार जो है इसको भी हम लोग क्या कह देंगे, यह आनुवंशिक विकार भी एक प्रकार का बोलिए कैसा हो जाएगा, तो एक प्रकार का ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार, या फिर हम कह सकते हैं या ऑटोसोमल या अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है या फिर अप्रभावी मतलब यहाँ पे आनुवंशिक विकार है, तो ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें अगर देखा जाए, इसके अगर हम प्रभाव या फिर इसके लक्षण को देखें कि इससे होता क्या है, प्रभाव या फिर इसके लक्षण की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो शरीर है तो शरीर में आपको ध्यान देना है कि यहां पर जब भी ये आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया जो रोग होगा, तो इसमें इस कंडीशन में शरीर में फिनाइल एलेनिन जो अम्ल है, तो फिनाइल एलेनिन जो अम्ल है इसका जमाव होने लगता है। फिनाइल एलेनिन अम्ल जो है इसका जमाव होता है। और देखिए जब इसका जमाव होगा, जब इस फिनाइल एलेनिन अम्ल का जब जमाव होगा, तो जमाव होने के कारण इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो मानव है, तो इसके कारण मानव का बौद्धिक जो विकास है बाबू, मानव का जो बौद्धिक विकास रुक जाता है। और जब बौद्धिक विकास रुकेगा तो उस कंडीशन में जो मानव है ये क्या हो जाएगा, ये मंद बुद्धि हो जाता है। मानव जो है ये मंद बुद्धि हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ में जब मान लेते हैं कि फिनाइल एलेनिन अम्ल का बॉडी में अधिक जमाव होगा, तो अधिक जमाव होने के कारण जो हम लोग के बॉडी में जो मेन किडनी होता है, तो किडनी पे भी इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज के क्लास में टोटल जो आपका मतलब मेंडेलियन विकार था, तो मेंडेलियन विकार हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, इसको हमने खत्म कर लिया है। अब देखिए, अब अगला जो हम लोग को पढ़ना होगा, जो कि हम आज ही शुरू कर दे रहे हैं, इसके बारे में पूरा जो है हम लोग कल के क्लास में कहानी को समझते हुए पूरा इसको खत्म करेंगे टॉपिक को। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो हम लोग को पढ़ना है आनुवंशिक विकार, इसका नाम होता है क्रोमोसोमल विकार होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल विकार।
देखो क्रोमोसोमल विकार के बात अगर करें बाबू, तो क्रोमोसोमल विकार का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि जो क्रोमोसोम है, जो हम लोग के सेल में जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, तो क्रोमोसोम की संख्या अगर मान लेते हैं कि अधिक हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाए या फिर क्रोमोसोम की संख्या आपका कम हो जाए। अगर कोई जीव है, ठीक ना, सॉरी, अगर मानव है, तो मानव के शरीर में उपस्थित जो कोशिका है, तो कोशिकाओं के भीतर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होगा, या फिर मतलब क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब यह है कि क्रोमोसोम की संख्या या तो अधिक हो जाएगी या फिर क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी। तो क्रोमोसोम की संख्या के कम या अधिक होने की स्थिति में जो आपका अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं, वैसे अनुवांशिक रोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्रोमोसोमल विकार कह देते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग डाउन सिंड्रोम को ले सकते हैं, इसके अलावा हम लोग टर्नर सिंड्रोम को ले सकते हैं, इसके अलावा हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को ले सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग पटाउ सिंड्रोम को ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चारों प्रकार के जो सिंड्रोम है और जो क्रोमोसोमल विकार है आपका, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के पास में वीडियो के लिंक को शेयर करिए, ताकि और भी अधिक बच्चे आपकी तरह इस वीडियो से जुड़ करके और अच्छा एक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का सीख सकें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।